एशियाना एयरलाइन का बोइंग 777 पैसेंजर प्लेन लैंडिंग के लिए सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ रहा था। आम दिनों की तरह ये एकदम सामान्य लैंडिंग लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे प्लेन एयरपोर्ट रनवे के नज़दीक आता जा रहा था, उसमें बैठे हुए सभी 307 लोग मौत के मुंह में जाते जा रहे थे। रनवे पर लैंड करने की बजाय प्लेन के टायर समुद्र की लहरों को छूने लगते हैं। मौत को साक्षात अपने सामने देखकर पायलट प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। इस प्लेन और उसमें बैठे हुए लोगों का क्या हुआ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको बताया जाए कि आपकी फ्लाइट के 90% से भी ज्यादा वक्त प्लेन अपने आप उड़ता है, तो शायद आपको अचंभा होगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर प्लेन अपने आप उड़ता है तो पायलट क्या करते हैं, लेकिन ये सच है। उम्मीद है कि आप में से काफी लोगों ने ऑटो पायलट मोड के बारे में सुना ही होगा। किसी भी आधुनिक प्लेन को आमतौर पर दो तरह से उड़ाया जाता है। पहला, मैनुअल मोड, जिसके दौरान पायलट्स प्लेन की स्पीड और डायरेक्शन को मैनुअली कंट्रोल करते हुए प्लेन उड़ाते हैं। दूसरा है ऑटो मोड या ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड के दौरान प्लेन में लगा हुआ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम प्लेन में लगे हुए अलग अलग तरह के सेंसर्स की मदद से प्लेन की हाइट, डायरेक्शन और स्पीड इत्यादि सभी महत्वपूर्ण सिस्टम्स को कंट्रोल करके प्लेन को अपने आप उड़ाता है। आज के आधुनिक जेट प्लेन्स में ऑटो पायलट मोड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, लैंडिंग गियर सिस्टम, इंजन कंट्रोल सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम्स के अलावा प्लेन में 150 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के सिस्टम लगे होते हैं, जिनकी मदद से ही इतना भारी भरकम प्लेन हवा में उड़ पाता है। इतने सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करके प्लेन को उड़ाना बहुत ही जोखिम भरा और थका देने वाला काम है, और ऐसी हालत में थकावट और प्रेशर के कारण कोई भी गलती हो जाना बहुत ही आसान बात है। लेकिन हवा में 30,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसी किसी भी गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती, और इसलिए अपनी फ्लाइट के दौरान ज्यादातर वक्त प्लेन में लगा हुआ ऑटो पायलट मोड ही बिना कोई गलती किए प्लेन को सकुशल उड़ाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्लेन की उड़ान के दौरान हवा की स्पीड और डायरेक्शन के साथ साथ मौसम में होने वाले बदलाव का बहुत ही ज्यादा असर होता है। इसलिए ऐसे किसी भी हालात में पायलट किसी भी ऑटो पायलट मोड को डिसएंगेज करके प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। इसे और आसानी से समझने के लिए, जैसे क्रूज कंट्रोल कार की स्पीड को मेंटेन करने के लिए इंजन की पावर और ब्रेक को एडजस्ट करता है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर कार का ब्रेक या एक्सेलरेटर को दबाता है, क्रूज कंट्रोल ऑटो मोड डिसएंगेज हो जाता है और कार का पूरा कंट्रोल दोबारा से ड्राइवर के हाथ में आ जाता है। ठीक उसी तरह प्लेन के ऑटो पायलट मोड में भी पायलट कभी भी प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं और प्लेन की हाइट या स्पीड को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो मोड के बारे में यह जानकारी आज के एक्सीडेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। वापस आते हैं अपनी आज की केस स्टडी पर। 6 जुलाई 2013 शाम के लगभग 4 बजे साउथ कोरिया, सियोल का इंचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशियाना एयरलाइंस फ्लाइट 214 अपनी रेगुलर उड़ान के साथ सियोल के सैन फ्रांसिस्को जाने की तैयारी कर रही थी। साउथ कोरिया के यूएस के वेस्ट कोस्ट तक के लिए ये एक लंबी दूरी की ओवरनाइट उड़ान है, जो लगभग 11 घंटे में पूरी होती है। HL7742 नाम से रजिस्टर ये बोइंग 777 का ये आधुनिक प्लेन 2006 में एशियाना एयरलाइन को दिया गया था, और तब से अब तक 7 सालों में इस प्लेन ने कुल मिलाकर 37,000 घंटों की उड़ान पूरी की थी। अपने सेफ्टी रिकॉर्ड, दमदार इंजन और 300 से ज्यादा पैसेंजर की कैपेसिटी के कारण 21वीं सदी में बोइंग 777 इस तरह की लंबी दूरी की उड़ान के लिए एयरलाइंस की पहली पसंद बन चुका है। ऐसी लंबी उड़ान के लिए यह प्लेन एक बार में 13,000 किलोमीटर तक का सफर बिना रुके पूरा कर सकता है। 291 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ उस दिन प्लेन में कुल मिलाकर 307 लोग सवार होते हैं। अपने शेड्यूल डिपार्चर टाइम से लगभग आधा घंटा लेट शाम के 5:04 पर प्लेन सियोल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। प्लेन में उस दिन 3 कैप्टन और 1 फर्स्ट ऑफिसर सवार थे। फ्लाइट के मेन कैप्टन की पोजीशन पर उस दिन 45 वर्षीय कप्तान
ली कैंगकुक प्लेन की फ्रंट लेफ्ट सीट पर सवार थे। हालांकि कप्तान ली कैंग के पास 9,793 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, लेकिन इस तरह के बोइंग 777 प्लेन को उड़ाने का उनका एक्सपीरियंस महज 43 घंटों का था। इसलिए उनके साथ वाली सीट पर 49 वर्षीय कप्तान कैप्टन ली जियोंग मिन एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर कप्तान ली कैंग पर नजर रखने और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए बैठे हुए थे। 12,387 घंटों के टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस और 3,220 घंटों के बोइंग 777 एक्सपीरियंस के साथ कैप्टन ली जियोंग एक एक्सपीरियंस्ड कप्तान और सकुशल फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। सियोल से सैन फ्रांसिस्को तक की ये उड़ान लगभग 11 घंटे की थी। इसलिए इस तरह की लंबी उड़ानों में 2 और एक्स्ट्रा सहायक पायलट्स को नियुक्त किया जाता है ताकि बीच बीच में सभी पायलट्स आराम कर सकें। इसलिए कॉकपिट की पिछली सीट पर 40 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर बोंग डोंग वॉन और 52 वर्षीय रिलीफ कैप्टन ली जोंग जू एक्स्ट्रा पायलट के तौर पर सवार थे। शाम को उड़ान के कुछ घंटों बाद आराम करने के लिए मेन पायलट्स फ्लाइट का कंट्रोल एक्स्ट्रा पायलट्स के हाथ में दे देते हैं। बिना किसी परेशानी के प्लेन पूरी रात अपनी उड़ान भरते हुए अब यूएस वेस्ट के आसमान में पहुंच जाता है। अपनी लैंडिंग टाइम से लगभग 2 घंटे पहले सुबह के लगभग 9 बजे एक्स्ट्रा पायलट्स दोबारा से प्लेन का कंट्रोल ली कैंगकुक और इंस्ट्रक्टर कैप्टन ली जियोंग के हाथ में दे देते हैं और धीरे धीरे एशियाना एयरलाइंस फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती है। कुछ जरूरी मेंटेनेंस कारणों की वजह से सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 28L पर ILS लैंडिंग सिस्टम बंद था और इसलिए एटीसी ने एशियाना फ्लाइट्स के पायलट्स को विजुअल लैंडिंग की परमिशन दी थी। ILS लैंडिंग में जहां प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम रनवे पर लगे हुए रेडियो बीम सिग्नल्स को फॉलो करते हुए प्लेन की हाइट और स्पीड को ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करता है और धीरे धीरे प्लेन को सही ग्लाइड स्लोप में लाकर रनवे पर लैंड करता है, वहीं उसके दूसरी तरफ विजुअल लैंडिंग के दौरान पायलट्स प्लेन की स्पीड, हाइट और डायरेक्शन को मैन्युअली कंट्रोल करते हुए प्लेन को रनवे के ग्लाइड स्लोप में लाते हैं और लैंड करते हैं। इसलिए विजुअल लैंडिंग के दौरान पायलट्स को बहुत ही सावधानी से प्लेन को रनवे ग्लाइड स्लोप के अंदर रखना होता है ताकि प्लेन रनवे पर सही जगह लैंड कर सके। अगर किसी कारण से प्लेन ग्लाइड स्लोप से ऊपर चला जाए तो वो रनवे पर काफी आगे जाकर लैंड करेगा। वहीं अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप से नीचे आ गया तो वो रनवे शुरू होने से पहले ही लैंड होकर क्रैश हो जाएगा। सुबह के लगभग 11:21 पर एटीसी पायलट्स को 180 नॉट्स की स्पीड मेंटेन करते हुए रनवे 28L पर विजुअल लैंडिंग की फाइनल परमिशन देते हैं। उस दिन सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौसम बिल्कुल साफ था, जिसके कारण रनवे के आसपास विजिबिलिटी भी 16 किलोमीटर के आसपास थी। विजुअल लैंडिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट वेदर था और इसलिए एटीसी और पायलट्स भी बिना किसी खतरे की आशंका के आराम से लैंड करने की सोच रहे थे। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि कप्तान ली कैंगकुक के पास बोइंग 777 प्लेन को उड़ाने का एक्सपीरियंस कम था, इसलिए वो विजुअल अप्रोच से लैंड करने में थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे थे। लेकिन जैसा कि ये उनकी टेस्टिंग फ्लाइट थी और ताकि उनका इंप्रेशन खराब ना हो, इसलिए उन्होंने ये बात अपने साथ बैठे हुए सीनियर कप्तान को नहीं बताई। और अगर वो ये बात अपने साथ बैठे हुए इंस्ट्रक्टर कैप्टन को बता देते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। रनवे 28L पर लगी हुई प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर्स लाइट्स यानी PAPI लाइट्स को फॉलो करते हुए कप्तान ली कैंग प्लेन को रनवे की तरफ ला रहे थे। आमतौर पर अगर रनवे पर लगी हुई 4 PAPI लाइट्स में से 2 लाल और 2 सफेद होती है तो इसका मतलब होता है कि प्लेन सही ग्लाइड स्लोप में आ रहा है। लेकिन एशियाना फ्लाइट्स अपने ग्लाइड स्लोप से थोड़ा ऊपर उड़ रही थी। रनवे से लगभग 11 मील दूर प्लेन अभी भी 3600 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और अगले 5 मील में प्लेन को अपनी ऊंचाई आधी से भी ज्यादा कम करके 1800 फीट तक लानी थी। ये देखते हुए कप्तान ली कैंगकुक प्लेन की हाइट को बहुत ही तेजी से कम करने लगते हैं और देखते ही देखते प्लेन 1000 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आने लगता है। प्लेन की स्पीड को कम करने के लिए कप्तान ली कैंगकुक अपने साथ बैठे हुए कैप्टन ली जियोंग को लैंडिंग गियर डाउन करने के लिए कहते हैं ताकि लैंडिंग गियर के ड्रैग फोर्स के कारण प्लेन की स्पीड कम हो जाए और प्लेन तेजी से नीचे आ जाए। प्लेन अब लगभग 1500 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आने लगता है
और ऑटो पायलट मोड ऑफ होने के कारण अब प्लेन की स्पीड बहुत ही तेजी से कम होने लगती है। इतनी तेजी से नीचे आने और लगातार कम होती जा रही स्पीड के कारण अब प्लेन ग्लाइड स्लोप से भी नीचे चला जाता है। रनवे पर लगी हुई 3 PAPI लाइट सफ़ेद और एक लाइट लाल हो जाती है, जिसका साफ साफ यही मतलब था कि प्लेन अब ग्लाइड स्लोप से नीचे आ चुका है। कप्तान के साथ बैठे हुए तीनों पायलट्स भी अब तक ये समझ चुके थे कि प्लेन की स्पीड और हाइट काफ़ी कम हो चुकी है। रनवे के ठीक सामने समुंदर से 180 फीट ऊपर उड़ रही एशियन फ्लाइट्स की स्पीड कम होते होते 118 नॉट्स पहुंच जाती है। इतनी कम स्पीड के कारण प्लेन तेजी से स्टॉल मोड में जाने लगता है, जिसके कारण कप्तान की कंट्रोल स्टिक तेजी से वाइब्रेट होने लगती है। ये देखते ही कप्तान तेजी से प्लेन की नोज को ऊपर उठाकर इंजन स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि प्लेन को दोबारा से ऊपर उठाकर गो अराउंड किया जा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समुंदर के ऊपर रगड़ खाते हुए प्लेन रनवे के ठीक सामने बनी हुई सी वॉल से टकरा जाता है। सी वॉल से टकराते ही प्लेन का पिछला हिस्सा और लेफ्ट इंजन टूटकर प्लेन से अलग हो जाते हैं, जिसके कारण प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे हुए 2 पैसेंजर और 4 फ्लाइट क्रू प्लेन से बाहर गिर जाते हैं। प्लेन तेजी से रनवे पर रगड़ खाने लगता है और कुछ ही देर में प्लेन का पिछला हिस्सा दोबारा से ऊपर की तरफ उठता है, जिसके कारण प्लेन 360 एंगल में घूमकर तेजी से रनवे के साथ बनी हुई जमीन से टकराता है। चारों तरफ धुएं और मिट्टी का एक तेज गुब्बारा उठता है और आखिरकार भारी भरकम बोइंग 777 रनवे के दाएं तरफ जाकर रुक जाता है। इसे भगवान का चमत्कार ही कहेंगे कि इतनी बुरी तरह क्रैश होने के बावजूद भी प्लेन में बैठे हुए ज्यादातर लोग जिंदा बच जाते हैं। क्रैश में बुरी तरह घायल होने के बावजूद सभी कैबिन क्रू बड़ी ही बहादुरी से पैसेंजर को प्लेन से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। जल्द ही फायर फाइटर्स और एम्बुलेंस की गाड़ियां भी प्लेन के पास पहुंचकर घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने लगती हैं। बदकिस्मती से ऐसी हड़बड़ाहट में एक फायर फाइटर ट्रक का टायर जमीन पर घायल पड़े हुए एक पैसेंजर के ऊपर चढ़ जाता है। हालांकि बाद में NTSB ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो पैसेंजर फायर ट्रक के ऊपर चढ़ने से पहले ही मर चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे में 3 पैसेंजर मारे गए और 4 से ज्यादा क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को गंभीर चोट आई। हादसे में मारे गए तीनों पैसेंजर वही थे जो क्रैश के बाद प्लेन से बाहर गिर गए थे, लेकिन उनके साथ बाहर गिरे चारों क्रू मेंबर्स जिंदा बच गए। रेस्क्यू मिशन के पूरा होते ही फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को बरामद करके तुरंत हादसे की जांच शुरू कर दी गई। और वैसे भी इतने सारे आई विटनेस और जिंदा बचे हुए क्रू मेंबर्स और पैसेंजर के बयान के बाद इस हादसे के कारणों को समझना और जानना कोई बड़ी बात नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार लैंडिंग के आखिरी वक्त में पायलट सही तरीके से प्लेन की हाइट और स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए, और इसका एक कारण यह भी था कि इतनी लंबी फ्लाइट में थकान और नींद के कारण लैंडिंग के वक्त प्लेन को मैनुअल कंट्रोल करते हुए पायलट सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाए। इस हादसे के लिए पायलट्स को इसलिए भी जिम्मेदार माना गया कि रनवे के इतनी पास पहुंचकर भी जब प्लेन सही ग्लाइड स्लोप में नहीं उड़ पा रहा था तो उन्हें लैंडिंग कैंसिल करके प्लेन को गो अराउंड करवाना चाहिए था। अगर कॉकपिट में सभी पायलट्स वक्त रहते सही तरीके से कम्युनिकेट करके हालात के अनुसार डिसीजन लेते तो इस हादसे को टाला जा सकता था और शायद 3 पैसेंजर को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। उन 3 पैसेंजर को याद करते हुए हम अपने व्यूअर्स और चैनल की तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं।